नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष आईएएस सुधीर कुमार को जान का खतरा है, उन्हें धमकी मिली है और इसको लेकर उन्होंने मांग की है सिक्योरिटी की डीजीपी बिहार से और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से। सर, क्या वजह हो सकती है इसकी? सबसे बड़ी खबर बीते 2 दिनों से है। इस वक्त कई राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि आईएएस सुधीर कुमार जब थाने पहुंचते हैं, एससी एसटी थाने गर्दनी बाग में, वहां पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया जाता है। वह एफआईआर दरअसल छोटे मोटे लोगों पे कराने तो नहीं गए थे। उन्होंने इतने बड़े लोगों का नाम ले लिया जिसके बाद जो है बिहार के सिस्टम को ही हिला देने जैसी स्थिति हो गई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज कराना चाहा। उन्होंने आईपीएस मनु महाराज पे दर्ज कराना चाहा। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे जो एसआईटी उस वक्त की थी बीएसएससी स्कैम की, उस वक्त एसआईटी में जो भी लोग शामिल थे उसमें कई थानेदार थे या फिर एएसआई थे, एसआई थे या फिर उस वक्त के डीआईजी थे, एनएच खान हैं जो अभी एडीजी हैं। ऐसे लोगों का नाम आ रहा है कि इन तमाम लोगों का नाम लेकर के वो पहुंच गए थे आवेदन लेकर के थाने में। तो हो सकता है, मैं उस दिन भी अपनी चर्चा में यह कह रहा था कि जो जदयू के समर्थक होंगे, स्वाभाविक तौर पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई आंच आएगा तो उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थक में उबाल आता है। और आईएएस सुधीर कुमार 3.5 साल जेल में रह करके निकले और उनके अंदर कई चीज़ें भरी पड़ी थी। वह कोशिश लगातार कर रहे थे। 3 महीने पहले भी उन्होंने कोशिश की। वो थाने गए थे और वहाँ पर जाकर शास्त्री नगर थाने में, उस वक्त एसएसपी उपेंद्र शर्मा भी वहाँ मौजूद थे। उनके सामने में इन्होंने कहा था कि आप मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन उस वक्त भी इन्हें आश्वासन दिया गया और एक रिसिट बना करके दे दिया गया कि आपको रिसिट दे दिया जाता है, आप एफआईआर दर्ज हो जाएगा, आप चिंता ना करें। 3 महीना बीत गया लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद देखिए, जब ये इस वक्त कल परसों जब ये पहुँचे तो थाना प्रभारी थाना छोड़ करके भाग गए। जी, और इन्होंने सरेआम आरोप लगाया था, मीडिया के सामने क्लियरली आके बताया था कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया और मुझे धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद जब ये दूसरे विभाग में इस वक्त आईएएस ऑफिसर हैं तो वहाँ इन्होंने कहा कि हमने इकट्ठा किए हैं, चीज़ों को पता लगाया है, तब मुझे पता चला कि इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं और मुझे किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था और मुझे जेल भेजा गया था और कई साल ये जेल में रहकर आए। तो फ्रस्ट्रेशन तो लाजमी सी बात है। और इन्होंने कहा था कि कोई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं क्या, तो इन्होंने कह दिया हाँ। तो शायद इस बात पर हो या फिर कोई और बात है, तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर आंच आएगी नीतीश कुमार पर या फिर ऐसे कोई आरोप लगाएगा तो उनके साथ ये होगा। सबसे बड़ी बात है कि रिया, आपने जो भी बातें कही एकदम सही है कि वो जेल में बंद थे 3-3.5 सालों तक। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर बीएसएससी एक बड़ा आयोग है, बहाली प्रक्रिया को आयोजित करता है, देखता है, सब कुछ करता है, उसकी जिम्मेवारी उस वक्त उन्हें मिली हुई थी बीएसएससी इंटर लेवल की, जिसकी परीक्षा आज भी चल रही है और टाइपिंग को लेकर के हंगामा हो रहा है। अचानक से आईपीएस मनु महाराज पे ऐसा कौन सा दबाव पड़ा कि वो तुरंत गए और सुधीर कुमार को उठा ले गए। एक आईएएस को उठाना, एक आईपीएस उठाने जाता है, वो भी 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर को 2005 बैच का एक आईपीएस ऑफिसर गिरफ्तार करता है, किसके कहने पर? अगर सीधे बीएसएससी के चेयरमैन पर उनके गिरबान पे ये पहुंच गया हाथ, तो इसका मतलब है कि ये छोटे प्यादे हो गए। मतलब इससे बड़ा प्यादा कोई और है जिसका खुलासा अब ये करना चाहते हैं सुधीर कुमार। तो ये कोशिश है उन्हें बचाने की, जो बड़ा प्यादा है, बड़ा प्यादा है, बड़ी मछलियां हैं, तो उन्हीं को लेकर के ये कोशिश कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज, जाली कागजात ये बनाए जा रहे हैं, मैं इसको लेकर के आया हूं। हालांकि उन्होंने आवेदन में क्या लिखा है एग्जैक्ट बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वही बात जब थानेदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन में जो कॉन्टेंट है वो अंग्रेजी में है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो कंटेंट हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई थाना प्रभारी इतना भी कमजोर नहीं होता है, वो दरोगा परीक्षा अगर कमजोर है तो फिर किसी और से करवा ले। हाँ, तो वो उन्हें पता होगा, वो समझ लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। लेकिन विवाद ही ऐसा था कि 2 घंटे तक उन्हें एसएसपी ऑफिस में रहना पड़ा और एसएसपी ऑफिस में थानेदार को कहा गया कि ठीक है
इसमें जो भी मैटर्स हैं इसको देख लीजिए, उन्हें जो है एक रिसिप्ट दे दीजिए और एफआईआर दर्ज अगर होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो ये सारा आश्वासन लेकर के एसएसपी ऑफिस से आते हैं और यहाँ पर आकर के फिर इनसे बात करते हैं कि 4 घंटे तक आईएएस सुधीर कुमार थाना में बैठे रहते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक इस मामले में कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? क्या उस वक्त की जो एसआईटी बनी हुई थी वो एसआईटी जो है क्या वो गड़बड़ की है? क्या सुधीर कुमार को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया? कुछ लोग और भी शामिल थे जिनको उठाना चाहिए था। सिर्फ आप चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को तो आपने गिरफ्तार करवा दिया। परमेश्वर राम उस वक्त थे और ये थे, सुधीर कुमार थे। इन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन बड़ी मछलियां कौन है? कौन फर्जी दस्तावेज बना रहा है? कौन जाली काम कर रहा है? मुख्यमंत्री का नाम किस मैटर को लेकर के आ रहा है? ये सारा खुलासा तो तब होता जब आप एफआईआर कर देते, वो कॉपी मीडिया को सार्वजनिक हो जाती, वो लोग खुल करके इस पर जो है सवाल करे करते, फिर आगे की कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा कुछ होने दिया ही नहीं जा रहा है। सर, आपने जो कहा कि वहाँ के थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी जो भी थे वो छोड़कर ही चले गए थाना, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वहाँ से ऊपर से ही ये दबाव आया होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जाहिर तौर पर रिया बात ये होता है कि कोई सीनियर आईएएस अधिकारी अगर कोई थाना पहुंच जाता है, जो थाना प्रभारी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप एक दरोगा लेवल के आदमी हैं और वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं और उसमें नाम किनके हैं, वो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पे, जो कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हैं, मुख्यमंत्री का नाम आ जा रहा है। अगर इतने सारे लोगों का नाम है तो थाना प्रभारी डायरेक्टली वो लिख नहीं सकता है, उसके भी सोचना पड़ेगा, उसे भी अपनी चिंता हो जाती है, क्योंकि बिहार का सिस्टम ही ऐसा है कि एक का खतरा दूसरे पे कब कैसे भारी पड़ता है कोई नहीं जानता है। तो यही चलते वो वहाँ से उठ करके एसएसपी से निर्देश लेने गए कि आखिर करें तो क्या करें, एफआईआर दर्ज करना तो हमें ही है। अब एफआईआर दर्ज हो तो किस बिना पर हो? देखिए, पहली कोशिश जो थी उस वक्त वह सुर्खियाँ नहीं बनी। आईएएस सुधीर कुमार जो पहली कोशिश की, क्योंकि इस बार सुर्खियां बनने का रीजन भी है। हाँ बिल्कुल, क्यों हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई है और जिससे बीएसएससी का मामला काफी प्रकाश में बीते दिनों आ रहा है और टाइपिंग भी चल रहा है जिसमें भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। पूरी कहानी बेसिकली ये है कि जब ये गए थे 24 फरवरी 2017 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में लंबे समय तक रखा गया। फिर 7 अक्टूबर 2020 को इनको जो है जेल से रिहा किया गया, जमानत पे निकले, बाहर हुए। उसके बाद इन्होंने तुरंत जा कर के 23 नवंबर के आसपास जो है उन्होंने कहा इसमें सामान्य प्रशासन विभाग में जो इन लोगों का एसोसिएशन होता है वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि हमारी निलंबन वापसी की जाए। तो इनकी बात मान भी ली गई। मान क्यों ली गई? 3.5 साल तक आप जेल में थे तो आप इनको अगर आप किसी धांधली के आरोप में किसी आईएएस ऑफिसर को भेजते हो और वापस से किसी और विभाग में रख लेते हो, ये क्या लॉजिक है? राजस्व परिषद का एडिशनल मेंबर, अपर सदस्य उनको बनाया जाता है। आखिर बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर तो नहीं हुआ होगा ना। राजस्व परिषद, वो भी वैसा विभाग जिसमें भ्रष्टाचार घोटाला वाली बात सामने आ जाए, वैसे आरोपियों को आप ले जा रहे हैं जो स्कैम कर रहा है। मतलब है कि कोई बड़ी मछली थी, इनके पास वो कागजात हाथ लगे और इनको खुश करने के लिए, शांत करने के लिए आनंद फानन में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने फैसला ले लिया, इन्हें जो है आयोग में वहाँ पे राजस्व परिषद में अपर सदस्य बना दिया। इन्हें लगा कि अब तो इनको नौकरी मिल गई, ये तो आईएएस तो हैं ही, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको काम मिल गया, अब ये शांत रहेंगे। लेकिन ये शांत नहीं थे, क्योंकि 1987 बैच का कोई आईएएस ऑफिसर छोटा मोटा नहीं हुआ, उनके अब रिटायरमेंट की उम्र है। तो ये व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट्स ऊपर कर रहे होंगे, जुगाड़ कर रहे होंगे, इन्होंने सारे साक्ष्य ऊपर कर लिए कि सिर्फ मुझे बलि का बकरा अगर बनाया गया तो वैसे तमाम लोगों को भी एक्सपोज करना पड़ेगा जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं, खास करके जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो बाहरी प्रक्रियाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की ठगी करते हैं, स्टूडेंट को झांसा में देते हैं या परीक्षा में सेटिंग कर देते हैं। इन तमाम लोगों को तो सामने आना ही पड़ेगा। अब ये फर्जी दस्तावेज का बहाना क्या है? क्योंकि खुल करके आईएएस सुधीर ने पूरी बातें नहीं कही। जब वो एक्सप्लेन कर देते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या आरोप है, मनु महाराज पर क्या आरोप है, भोजपुर के जो एसपी जिनको अभी हाल में तलब किया गया राकेश दुबे, उन पर क्या आरोप है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि सारे मुद्दे पे, क्योंकि जिन्होंने कुछ नाम उन्होंने लिए उस वक्त, जो तत्कालीन डीआईजी स्टालिन थे, एनएच खान थे, उस वक्त आईजी थे, आईपीएस मनु महाराज हो गए, राकेश दुबे हो गए, उस वक्त एएसपी थे, ये सारे लोग आखिर उस एसआईटी के तो सदस्य थे।
तो क्या बीएसएससी स्कैम के जांच के लिए जो एसआईटी बनी, क्या उस एसआईटी ने गलत तरीके से आईएएस सुधीर को गिरफ्तार कर लिया? किसी प्रेशर में हाँ, क्या प्रेशर में किया? उसके पीछे के तथ्य क्या है? एक सीनियर अधिकारी ने वो तथ्य अगर जुटा लिया है, अब वह एफआईआर करना चाहता है, वो आवेदन देना चाहता है, तो जनता को तो देखना पड़ेगा ना। अब अगर आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? आम आदमी जो थाना में मोबाइल चोरी के लिए जाता है, उसका तो आप केस दर्ज नहीं करते, उसे भगा तो ये एक तरीके से गलत मैसेज भी जा रहा है कि अब ऐसे ऐसे लोगों का नहीं हो रहा है एफआईआर, तो अगर आम पब्लिक जाती है तो उनका क्या एफआईआर होगा? क्या होगा? उन्हें तो भगाना ही पड़ता है ना। बाइक चोरी हो गई तो नहीं सुनना है, मोबाइल चोरी हो गई नहीं सुनना है, ना ही खोज के देना है, कोई काम ही नहीं करना है। लेकिन इन लोगों को देखिए, एक छात्रों के भविष्य से खेलने वाले लोग जो इनके ऊपर तक की मछलियां हैं, अगर कोई जेल से निकला हुआ आदमी इस चीज़ को और सामने रखना चाहता है तो भी आप सुन नहीं रहे हैं। अब तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने तुरंत पीसी कर दी। उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया। हाँ, उदय नारायण चौधरी ने कह दिया, जो कि दलित नेता हैं। श्याम रजक ने बोल दिया। कई ऐसे नेता खुल करके सामने आ गए इनके सपोर्ट में कि भैया ये अगर कुछ हो रहा है तो इसको आप करवाइए, एफआईआर कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? क्या बिहार में यही कानून है? क्या कानून का राज क्या है? वही कानून की बात कर रहे थे तो मुझे एक और केस याद आया, रुपेश सिंह हत्याकांड। और इसके पीछे भले ही ऋतुराज को पकड़ लिया गया, ऋतुराज ने कबूला भी कि उन्होंने ही यह जुर्म किया है, और आफ्टर ऑल फाइनल भी ये आया। लेकिन अगर हम रुपेश की बात करते हैं तो रुपेश के फैमिली वालों का आरोप है कि वजह कुछ और है, इसके पीछे कोई बड़े लोग भी शामिल हैं, और तब भी आरोप लग रहे थे। और शायद इसीलिए रुपेश सिंह जो है वो किसी बड़े अधिकारी को फंसा सकते थे, और ऐसा कहा गया कि ऐसी षड्यंत्र रची गई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो क्या नहीं लगता है कि जब भी ऐसे कोई बड़ी मछली को फंसाने की बात आती है तो बिहार का कानून व्यवस्था जो है वो बदल जाता है, और यहाँ पर फिर यही धमकी वाली चीज़ सामने आने लगती है, किसी के जान पर बनाती है? खबरें तो बहुत आ रही हैं कि ऋतुराज जेल में बंद है, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, लेकिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई अफसर हैं जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सूत्रों से जो जानकारी मिलती है। उनके पिताजी को भी बोला जाता है। तो ये तो चल ही रहा है। बालिका गृह कांड देख लीजिए ना आप। बालिका गृह कांड में जो बड़ी मछलियां हैं, तोंद वाले अंकल कौन थे, मूछ वाले अंकल कौन थे, जो तेजस्वी यादव बार बार पूछते हैं आखिर वो लोग कहाँ हैं, कौन है वो नेता, कौन है? जिनको पकड़ा गया उनके अलावा भी कई और लोग थे, लेकिन उनको पकड़कर साइड कर दिया गया, मामला को शांत करा दिया गया। बाकी लोग कहाँ हैं? तो सही बात है कि ये सारे लोग कहाँ गए? बड़ी मछलियाँ बार बार बच क्यों जाती हैं? आखिर कानून उस वक्त कैसे बदल जाता है? मैनेज करने के नाम पर कुछ भी। अब सीनियर आईएएस अधिकारी के गिरेबान पे आपने हाथ रखा, मतलब क्लियर है कि कई और लोग थे। अगर मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है तो जांच उन पर भी होना चाहिए। वो अभी जनता के प्रति जवाब दें, कानून से ऊपर मुख्यमंत्री भी नहीं है। जी, इसके पहले भी सुधीर कुमार सब कुछ जान रहे होंगे, लेकिन तभी उनके जान के ऊपर क्यों बनाई है? तभी वो क्यों मांग रहे हैं सुरक्षा, जब वो पत्रकारों के सामने मुखातिब हुए हैं, बातों को रखा है और आरोप लगाया? इनकी बातें रिया अब सार्वजनिक हो गई। ऐसे में अब कौन दबंग स्तर का आदमी है, कौन गुंडा है, मवाली है, क्या पार्टी से कोई आदमी इनको धमकी दे रहा है? ये जो मुद्दा है, इससे नॉर्मल गुंडे मवाली को कोई मतलब भी नहीं है। उनको क्या पड़ा है? बीएसएससी का पूर्व अधिकारी है, और वहाँ जो भी मामले हुए होंगे घोटाले के मामले, और क्लियर सी बात है कि इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं उन्हीं की चाल हो सकती है। ऐसा तो बिल्कुल कोशिश तो यही की जाती है ना रिया, कि चुप करवाने का तरीका क्या अपनाया जाए। फिल्में तो आप देखते ही हैं, सबसे पहले घर से गुंडे जो होते हैं बहन बेटी को उठा लेते हैं, बच्चे को उठा लेते हैं, या फिर आपको टारगेट करने के लिए डराते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, अगल बगल गोली चलवाते हैं। तो क्या इसी तरह से आईएएस सुधीर को डराने की कोशिश है? क्या धमकी दे करके उन्हें शांत कराने की कोशिश है? लेकिन ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इन्हें पता है कि ये लोग किस तरह से पेश आते हैं, क्योंकि प्रशासन इन्होंने भी देखा है। एक लंबा करियर है, इनका लंबा अनुभव है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए इन्होंने डीजीपी को और अभी एसीएस को इन्होंने जो भी कहा है होम को कि आप लोग जो है हमें सुरक्षा मुहैया कराएं, हमारे जान को खतरा है। अगर इनको कुछ हो जाता है तो और बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यह बिहार है, यहाँ पर सिस्टम कुछ बड़ी बात हो भी जाए तो वो भी 10 दिनों बाद जो है धूमिल हो जाता है। ऐसे में यह तो जरूर होना चाहिए कि किसी सीनियर आईएएस अधिकारी ने अगर यह कहा है कि इस घटना के बाद से, हमारे खुलासे के बाद से हमारी जान को खतरा है, तो आपको सुरक्षा मुहैया कराना ही पड़ेगा। डीजीपी को या एसीएस होम को संज्ञान लेना पड़ेगा। संज्ञान लेंगे तभी इनकी जान बच सकती है। मुझे तो लगता है कि इतने बड़े एक्शन के लिए सामने आ गए, बड़े हिम्मत की बात है, और हिम्मत इन्होंने कर दिया तो इनकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए ना। जो लोग आरोपी हैं, इन पे तो आरोप लगता है बिहार सरकार पे कि 60 घोटालों के आरोपी हैं, सृजन के, तो बालिका गृह के, कई चीज़ें इन पे आरोप लग रहे हैं, शौचालय घोटाला भी कहा जाता है। तो इतने सारे स्कैम है, तो बीएसएससी भी तो है, तो आईएएस सुधीर कुमार अकेले भुक्तभोगी क्यों बने? जो इसमें और लोग जुड़े थे वो भी सामने आए,
खुलासा हो, क्लियर हो मैटर, ताकि स्पष्ट हो जाए कि आईएएस सुधीर कुमार जिसको टारगेट कर रहे हैं वो साफ हैं या फिर दागी हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही, आईएएस सुधीर कुमार ने मांग की है सुरक्षा की डीजीपी बिहार और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।